नमस्कार दोस्तों। ना आज कोई राजनीति की बात है, ना किसी और व्यक्तित्व की बात है, लेकिन आज जो बात करनी है आपसे वो हमारे कर्म फल से जुड़ी हुई बात है। और दोस्तों, ये जो जिंदगी है हमारी, ये हमें समय समय पर तजुर्बे देती है, कहानियां सिखाती है, शिक्षाएं देती है, सबक देती है, ताकि हम जिंदगी में जब भी कोई काम करें या जब भी हमारे सामने कोई संकट आए या जब हम तकलीफ में हों, तब हमें आभास हो कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, इसका कर्मफल का चक्कर क्या है। ऐसा एक अनुभव मुझे हुआ दोस्तों, और इस अनुभव को मैं आपको सुनाने से नहीं रोक पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा अनुभव है जो कभी कभी, और ये मान के चलिए कि इस तरह की चीजें कभी बहुत दुर्लभतम मिलती हैं। और हुआ ये था कि 16 और 17 मई को मैं लुधियाना में था। एक पारिवारिक मेरा निजी काम था और मैं इसके चलते लुधियाना में था। तो जब वो काम वाम मैंने कर लिया था, और उस काम को करने के दौरान मुझे बहुत सारे नए लोग मिले, और मेरी बचपन से ये आदत है कि अनजाने जो लोग हैं उनके साथ मैं बहुत घुल मिल जाता हूँ, और जब वो उनके जीवन पर बात करता हूँ तो अपना दिल खोल के मेरे सामने वो रख देते हैं। ये परमात्मा की दी हुई मुझे एक, आप इसको शक्ति कहिए, इसको आप सामर्थ्य कहिए, ये उनका दिया हुआ है। तो ऐसे ही फिरोजपुर रोड पर मैं चाय पी रहा था एक खोखे पर, और चाय वाले के साथ बातें कर रहा था। तो मैंने देखा कि सामने एक दूसरे जो अंकल थे, जो मेरे पिताजी से भी काफ़ी बड़ी उम्र के थे, वो भी चाय पी रहे थे। उनका जो ई रिक्शा है वो साइड में खड़ा था, और जो उनके चेहरे पे जो गंभीरता थी दोस्तों, वो मुझे थोड़ा अलग लग रही थी। मुझे लग रहा था कुछ कुछ अलग सा ही सोच रहे हैं ये अंकल। तो बातचीत शुरू करने के इरादे से मैंने पहला सवाल उनसे किया कि अंकल जी, आप यहाँ के तो नहीं लगते। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा ज़िला बिजनौर है और उसमें एक छोटा से गांव का रहने वाला हूँ। तो फिर मैंने बातचीत शुरू की, पहला सवाल हो गया था, उसका जवाब मिल गया था। तो मैंने कहा, आप फिर लुधियाना कैसे पहुँच गए? तो बोले, लंबी कहानी है बेटा, गरीबी में पैदा हुआ तो जहाँ तहाँ काम मिला करता रहा। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आप किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहे हैं जो आपके दिल पे बैठी हुई है, या फिर आप किसी समस्या में मुझे लग रहे हैं। तो मेरा इतना कहते ही जब उनसे आई कम्युनिकेशन हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो देखा कि उनकी आंखों में आंसू, एक तो आंसू निकलना होते पूरे बह रहे थे दोनों आंखों से। तो मुझे लगा कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया। तो मैंने कहा, अंकल जी माफ़ी चाहता हूँ कुछ आपको गलत कहा हो, लेकिन क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, चाय पीते हुए मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, और पता नहीं मुझे क्यों तुम में एक अपनापन सा लगा, और अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक सबक सुना के जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे कोई काम आ जाए। तो उन्होंने जो कहानी बताई है दोस्तों, वो आप पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी बात है, वर्षों पुरानी बात है, और उनका घर बहुत गरीबी में था, गरीब पिता उनके थे। तो उनको एक जो भी काम मिलता था कर लेते थे। तो वो रिक्शा चलाने लगे थे बिजनौर में कहीं पे। एक दिन एक जानकार ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया, तो कहा कि रिक्शा लेकर चलना है अभी। उन्होंने कहा कि चलो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा इसके। तो उस समय 500 रुपये अंकल के लिए 5 लाख जैसी रकम थी, क्योंकि पूरे दिन में ही 2 4 10 रुपये कमा पाते थे। तो फटाक से उनके साथ हुए, फिर रिक्शा चलाते हुए सोचने लगे कि ऐसा क्या काम है भला जो 500 रुपये मुझे देंगे इसके लिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब, काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ नहर में धकेल के आनी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बोल रहा है, तो उन्होंने दोबारा पूछा, तो दोबारा भी उसने वो जवाब दिया। तो वो फिर अब दौन शुरू होता है, और हमारे दो दिमाग होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जब भी कोई काम करते हैं तो बुरा दिमाग ये कहता है कि करो करो करो, अच्छा कहता है कि रुको रुको रुको। तो उनके दिमाग में फिर रिक्शा भी चला रहे हैं और ये विचार भी चल रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली जो बुरा दिमाग है वो जीत जाता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या है, 500 रुपये मिलने हैं, 500 रुपये तो 2 साल में भी ना कमाए जाएंगे,
इसकी माँ है, इसको धकेलना है, तुम दूर खड़े देखते रहना। खैर, वो बंदा अपनी माँ को रिक्शा में बिठाता है, उसके साथ उसका एक दोस्त या रिश्तेदार कोई था वो बैठता है, माँ भी इसमें बैठती है और माँ किसी तरीके का विरोध नहीं करती है। माँ को पता है कि अब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ चुका है। वो रिक्शा चलाता जाता है, नहर के किनारे पहुंचते हैं तो वो बंदा अपनी माँ को उससे उतारता है। तो माँ कहती है, मुझे पता है कि तू मुझे नहर में धकेलने आया है। वो जो स्थानीय बोली थी उसमें बोलती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम दोनों और ये रिक्शा वाला जीवन में हर दिन मुझको याद किया करोगे। इतना कहने के बाद वो बंदा अपनी माँ को नहर में धकेलता है। गांव में ये खबर फैलती है कि फलानी बुजुर्ग वहां पे नहर पे गई थी, डूब के मर गई। कोई जिक्र विक्र नहीं होते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो कर्मफल की कहानी है वो अब शुरू होती है जिंदगी में। जिसने अपनी माँ को नहर में धकेला था, उसका एक ही बेटा था और कुछ साल बाद ही उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी कमर में उसके कीड़े पड़े और वो मर गया। जो उसका साथी था उसको कोई औलाद नहीं हुई, बच्चे हुए लेकिन वो जन्म लेते ही मर जाते थे और खुद भी वो बीमार होकर तड़प तड़प के मरता है। लेकिन जो रिक्शा चालक होते हैं, जो मुझे लुधियाना में मिलते हैं, वो रोज वो जो बात है उनके कानों में कौंधती है। हालांकि उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्होंने बात किसी से शेयर भी नहीं की। जिंदगी चलती जाती है, लेकिन वो जो अम्मा की बातें हैं वो उनको याद रहती हैं। लेकिन उनका जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। उनको एक बेटा होता है, बेटा बहुत सुंदर था, बड़ा होता है, बहुत आज्ञाकारी, बहुत मिलनसार। तो वो सोचते हैं, माँ ने कहा था कि अम्मा ने तुम तीनों को मैं याद आऊंगी। तो मेरे ख्याल से भगवान ने माफ़ कर दिया है। अम्मा की जो बद्दुआ थी वो नहीं लगी, मुझे तो एक अच्छी संतान है। और दोस्तों, 21 साल का जब वो लड़का होता है और वो जा नौकरी कर रहा था ड्राइवरी की, उनके साथ उसका कोई विवाद होता है और वो उस लड़के को मारकर उसी नहर में डालते हैं। वो अंकल बता रहे थे कि पिछले 8-10 साल से वो केस कोर्ट में चल रहा है, वो लोग जमानत पे हैं और चूंकि इनके पास इतने ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, जितना था वो कोर्टों में लग चुका है, तो जस्टिस मिलने की भी कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन वो जो माँ की कही हुई बात थी, वो अंकल कह रहे थे कि जो हमारे कर्म फल हैं बेटा, हमारी ज़िंदगी में हम गरीब हैं, अमीर हैं, हमें सुख है, दुख है, ये सारा इन कर्म फल का लेखा जोखा है कि हमने क्या किया था, बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, अंकल ने चलते हुए मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी का वो अनुभव तुम्हें बताया है जो मुझे इतने वर्षों तक सोने नहीं देता। तुम मुझे एक भले घर के लड़के लगे हो, तुम्हारे माँ बाप अच्छे रहे हैं, तो मेरा ये याद रखना और हो सके तो जो भी साथी हो उसको बताना कि जीवन में हमेशा अच्छे काम करें। बेहद आप किसी भी तरह के संकट में हों, लेकिन अपनी जो मन का अच्छा मन है उसकी बात को माने, अच्छे काम करें। और जब ये बात मैंने देखिए, जीवन में हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है दोस्तों, और मेरे ज़िंदगी के जो रोल मॉडल हैं वो मेरे भाई हैं बड़े और दोस्त भी हैं, विजय भाई साहब हैं। वो उनसे मैं अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम अनुभव शेयर करता हूँ। हर आदमी के पास ऐसा एक आदमी होता है जिससे वो अपनी दिल की बातें खोल के कर लेता है, तो उनसे मैं भी कर लेता हूँ। और वो बहुत धार्मिक रिलीजियस आदमी हैं। तो मैंने जब उनको बताया कि लुधियाना में मुझे इस तरह का अनुभव हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच बात है ये धर्मेंद्र, कि हमारे जो कर्म होते हैं उनका फल हमें मिलता ज़रूर है। और उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि उदयपुर वो बहुत साल पहले गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो ऑटो रिक्शा वाला था वो बहुत रो रहा था, लिटरली बहुत बुरी तरीके से आंसू निकले हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछा क्यों रो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, दो अनजान लोगों में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम तो 1.5-2 लाख में चलेगा। तो उन्होंने कहा ले, ये 4 लाख रुपए मेरे पास हैं, तो पकड़ इनको। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए,
मेरी एक ज़मीन उदयपुर के पास पड़ी है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, उसका ग्राहक नहीं लग रहा है, आप वो देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगती है तो आप वो ले लीजिए। तो वो ज़मीन देखने गए और वो ज़मीन बंजर थी, कुछ भी नहीं था उस ज़मीन में। लेकिन चूंकि उनको तो उनकी मदद करनी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये ज़मीन ले लूँगा, आप पैसे पकड़िए। तो उन्होंने कहा लिखित पढ़त, तो उन्होंने कहा पहले आप बेटी की शादी करिए, लिखित पढ़त हम बाद में कर लेंगे। और जब बेटी की शादी हुई तो उन्होंने अपने तरफ से 1,51,000 रुपये कन्यादान भी डाला। चूंकि वो परमात्मा को उन्होंने उस समय भी सब कुछ दे रखा था, आज भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो ऐसी मदद करते रहते हैं। तो उन्होंने वो जो ज़मीन है, आज उस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन वो बेचनी उनको आज भी नहीं है। और रिक्शा वाले ने अपनी बेटी की शादी के बाद वो ज़मीन नाम करवा दी थी और वो ज़मीन आज भी है और नेचुरल हैबिटेट है। बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं उस जगह पे, और वो जगह की अनमोल जगह है। लेकिन अगर उसको कमर्शियल यूज किया जाए तो वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का सार ये है दोस्तों कि जिंदगी में जो हमारे कर्म हैं, देखिए उन्होंने, उनका जो दोस्त था वो ये था कि वो रिक्शा लेकर गए, और आज बेटे का दुख, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा जो दुख है वो ये होता है औलाद का कष्ट उसको होना, और वो आज भी भोग रहे हैं। और वो जो मेरे साथी हैं, उन्होंने किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिर परमात्मा ने उनको कितना दिया। ये कर्मों का खेल है दोस्तों। ये जरूरी बातें हैं, राजनीति, जीवन, ये सब चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन जरूरी यह है कि हमारा एक बेहतर और एक अच्छा इंसान होना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, तो फिर परमात्मा भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा दोस्तों। और इस तरह की घटनाएं मुझे विश्वास दिलाती हैं कि सृष्टि में कोई तो है जो हमारी रखवाली कर रहा है, लेखा जोखा रख रहा है। भले ही देर हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम है ही जो हम सबको चला रहा है। तो ये एक अनुभव था दोस्तों, आपके साथ शेयर किया है। आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई अनुभव कमेंट करके बताना चाहें तो वो हमारे काम का हो सकता है, ज़रूर आप बताएं। मिलते रहेंगे दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।